सो वेलकम एवरीवन। आज हम क्लास से बेहतर है ये करें, बच्चे भी कमाएं। वैसे आज बैसाखी मना रहे हैं सारे, और शायद इसलिए भी कमाएं कि प्रीलिम्स की नोटिफिकेशन बाहर आ गई है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलूं कि इसमें एक सीरियस कैंडिडेट कभी ये नहीं सोचेगा कि कितनी पोस्टें हैं, 75, 150, 200 वगैरह वगैरह जो भी है। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 50 में भी क्वालिफाई किया है, और सिर्फ एक चीज़ बदली है, वो है प्रीलिम्स का कट ऑफ। मेरी नज़र में तो सिर्फ वो बदला है, बाकी सब सेम है। और आपको मैं बताऊं, पिछली बार जब लास्ट टाइम हमने क्रैश कोर्स शुरू किया था, तब हमारे पास ये प्रॉब्लम, ये लोग आ रहे थे कि भाई 200 बंदे हैं, कि 200 पोस्टें हैं, कि 150 180 पोस्टें हैं। उनको लग रहा था वो भी कम है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपके पास ये बेस इफेक्ट हो रहा है आपके साथ। बेस इफेक्ट हम पढ़ा है ना हमने, जीडीपी में क्या होता है बेस इफेक्ट। हम जब कंपेयर करते हैं किसी ऐसी वैल्यू से जो वैल्यू ज़्यादा या कम होता है, तो हमको इंक्रीज या डिक्रीज ज़्यादा दिखता है। सिमिलरली आपको ये पोस्टें इसलिए कम लग रही हैं क्योंकि आपकी पहली वाली पोस्टें ज़्यादा थी। तो 75 पोस्टें हैं, तकरीबन 35 के करीब जनरल कैटेगरी के हैं। आपका कट ऑफ इंक्रीज होगा प्रीलिम्स का, बाकी सब सेम है। पिछली बार ऐसे लोग भी थे मेंस में जिन लोगों को ये आइडिया भी नहीं था कि आपका मेंस सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव। आपका क्राउड जो मेंस में आया था वो उतना सही क्राउड नहीं आया था। जो कई लोग जो अच्छे खासे पढ़ने वाले लोग थे वो सीसैट में गिर गए थे। इसीलिए आपको मैं बोलता हूं कि इस 75 पोस्ट को देखकर डिमोटिवेट मत हो जाओ। आज मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताता हूं, फ्रॉम बिगिनर्स लेवल टू एडवांस लेवल, जैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको, जिन लोगों ने अभी भी मेरे कहने के बाद भी प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखे हैं, सबसे पहले वहां से शुरू करो। ठीक है, आप में से कई लोगों का काफ़ी सारा सिलेबस हो चुका है, और कई लोगों को ने बस रिसेंटली ज्वाइन किया है। आज से ही नंबर 1 PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इमीडिएटली आप करना शुरू कर देंगे। PYQ में पिछले कम से कम केएस के पिछले एटलीस्ट 3 साल के, 18, 21 और 22 का, तो लास्ट 3 इयर्स जब से नई नोटिफिकेशन आई है। करने का मतलब ये है कि अब आज की डेट में इनको 2 घंटे के टाइम पीरियड में खत्म करेंगे। पहले एक पेपर पकड़ेंगे, 2 घंटे अटेम्प्ट करेंगे, देंगे। अगले दिन या 2 दिन बाद फिर से 2 पेपर पकड़ेंगे, 2 घंटे में देंगे। ये नहीं देखोगे कि आप प्रीवियस पेपर खोला और फिर आपने देखा अच्छा क्या क्या सवाल आए थे, फिर आप आराम से बैठ के सॉल्व कर रहे हो, फिर बीच में 50 क्वेश्चन की, फिर ब्रेक ले ली। उठाओ, लाइब्रेरी जाओ या फिर घर में कहीं आइसोलेटेड सिचुएशन में जाओ, घड़ी निकालो, सामने रखो, और 2 घंटे के अंदर पूरा पेपर करो, और देखो कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। सबसे पहली बात, यहां से आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हो। ठीक है ना। जो बिगिनर्स हैं बिल्कुल, और वो भी ये प्रक्रिया करके देखें एक बारी। ठीक है, इससे आपको एक नेसेसरी मोटिवेशन या नेसेसरी जॉल्ट जरूर लगेगा। अगर तो आपके 50+ मार्क्स आ रहे हैं तो आप समझो कि सफर दूर नहीं है, अब एफर्ट लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बट डुएबल है। अगर उसके कम भी आ रहे हैं तो उन लोगों के लिए मेहनत थोड़ी ज़रा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ज़रा डबल हो जाएगी, बट करना दोनों को ही है, पॉसिबल दोनों के लिए ही है। ठीक है, 3 महीने के करीब करीब है। आज क्या डेट है? 14 अप्रैल। 14 अप्रैल है, और टेंटेटिवली 23 जुलाई को पेपर है। ठीक है, तो मई, जून एंड जुलाई, 3 महीने से थोड़ा ज़्यादा ही टाइम है ना। 14 मई, 14 जून, 14 जुलाई। लेकिन मैं लास्ट का 1 महीना मानता हूं रिवीजन, 1 महीना पूरा। तो सबसे पहली बात तो PYQ करेंगे और अपना आपको जज करेंगे किस पानी में है, नंबर 1। नंबर 2, मेंस की कोई भी पढ़ाई फिलहाल छोड़ दो। अगर आप लोग सारे वो चाहते हो कि इस बार हमें प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, देखो मैक्सिमम तो इस क्लास में बैठने वाले अगले साल सीरियसली देने वाले थे। मैंने ही आपको रिकमेंड किया था कि अगर यूपीएससी आप बेटर तरीके से देने चाहते हो तो आपको प्रीलिम्स केएस का क्वालिफाई करना चाहिए, क्योंकि उस अर्जेंसी में आप ज़्यादा सीरियसली पढ़ोगे। जो इंसान 2024 का एग्जाम सीरियसली देना चाहता है
चाहे वो यूपीएससी का हो चाहे केएस का हो, अगर वो केएस 2023 को क्वालिफाई करता है प्रीलिम्स को, उसके अंदर वो अर्जेंसी आ जाएगी कि मेरा मेंस है नवंबर में, और उस सेंस में आप मेंस का टॉपिक खत्म कर ही लोगे। विद रिस्पेक्ट टू ऐसा इंसान जिसको पता है मुझे 24 में अपीयर होना, तो वो आराम से चलेगा। इसीलिए प्रीलिम्स क्वालिफाई होना सबका जरूरी है, इस क्लास में हर किसी का होना चाहिए। तो 3 पेपर आपने कर दिए। इसके अलावा लास्ट 5 इयर्स यूपीएससी, ये थोड़ा लेवल हाई होगा बेशक, करंट अफेयर का लेवल इसमें काफी हाई होता है, बाकी चीज का लेवल हाई होता है। इसका करने का मकसद डिफरेंट है। ये आप इमीडिएटली ना भी करो तो चलेगा, क्योंकि लास्ट पेपर से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होते ही होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये आपको खत्म करना है इन 3 महीनों से पहले। और साथ में सीसैट, जिस दिन भी आप पहला पेपर देते हो 2022 का, उसके साथ में 2022 का सीसैट दे दो। सुबह 2 घंटे वो, शाम को 2 घंटे वो। जिस दिन आप 2021 का पेपर देते हो, सुबह 2021 का जीएस दो, शाम को सीसैट दो। और सिमिलरली फॉर 2018 वाला पेपर। सीसैट और ये प्रीलिम्स, इस दोनों पे फोकस रखना। सर जीएस के विषय मत पढ़ जाना, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया बहुत से अच्छे लोग पिछले साल सीसैट में गिरे थे। तो सबसे पहले ये आपको एक इंडेक्स देगा। आज जाके आप डिसाइड कर लोगे कि हम पहला पेपर कब अपेयर होने वाले हैं, 2022 का कब देंगे, 2021 का कब देंगे, 2018 का कब देंगे। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि हम किस पानी में। जिन लोगों ने नहीं भी पढ़ा उनको पता चल जाएगा हमें किस किस जगह पर प्रॉब्लम है, और जिन लोगों ने पढ़ा है उनको पता चल जाएगा हमारे कौन से सेक्शन वीक है। अब जब आपने ये पेपर दे दिए तो आप एनालिसिस करो कि मैक्सिमम सवाल कहाँ गलत हो रहे हैं आपके। एनवायरनमेंट से हो रहे हैं, पॉलिटी से हो रहे हैं, इकोनॉमी से हो रहे हैं, कि हिस्ट्री से हो रहे हैं, या करंट अफेयर से हो रहे हैं। वो एक डेटा आपको मेंटेन करना पड़ेगा 3 साल के पेपर्स का। उसके बाद सिमिलर प्रोसीजर आप सीसैट में करेंगे। सीसैट में आप अपेयर करेंगे, जहां जहां भी आपकी नेगेटिव मार्किंग गई, तो आप देखो मैक्सिमम कहां से गई, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से गई, कि रीजनिंग से गई, कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से गई। ये आपको हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में कि आप कहां वीक हो। नॉर्मली ह्यूमन नेचर ऐसी है, ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है, वी कीप स्टडिंग जो चीज हमें ऑलरेडी आती है, एंड वी कीप अवॉइडिंग वो चीज जो हमें नहीं आती, क्योंकि उस चीज में हमको बड़ा इंटरेस्ट नहीं आता जो हमको नहीं आती है, उसको हम डिले करते रहते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन करते रहते हैं। इसीलिए आइडेंटिफाई योर वीकनेस एंड आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ। आपकी स्ट्रेंथ के सवाल गलत नहीं होने चाहिए गलती से भी, और वीकनेस पे आपने काम करना है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो ये तो पहला प्रोसीजर है। उसके बाद नंबर 2, आपको देखना है आपकी करंट अफेयर की हालत कहां पर है, किस सिचुएशन पे आप खड़े हैं। करंट अफेयर ऑब्वियसली इस टाइम पे जिन लोगों ने करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस नहीं किया है, उन लोगों को अब न्यूज़पेपर से तो नहीं पढ़ना है। ये 3 महीने पिछले 1 साल का, एटलीस्ट 1 साल का, 1 ईयर का करंट अफेयर खत्म करना है, यानी जून 2022 से लेकर जून 2023 तक। ये है करंट अफेयर का ब्रैकेट। देखो पीटी का फायदा ये है कि आपका, इन्हें सवाल पूछा कि करंट अफेयर का सोर्स क्या है, कोई सी भी एक मैगजीन ले सकते हो आप, एनी मैगजीन इज गुड। बट क्या है कि जो पीटी है दैट कनेक्ट्स विद मेंस, वो बनाई ही ऐसी जाती है कि जब अगर वो पढ़ते हो तो दैट विल कनेक्ट द पीटी मेंस ऑल्सो। ये पीटी प्रीलिम्स है, वो पीटी मेंस है, उसका वो फायदा है। आप एक उठा के देखो, एनवायरनमेंट या फिर इकोनॉमी या फिर पॉलिटी उठा के देखो, वो ज्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको लगता है ज्यादा है तो फिर आप दूसरी मैगजीन पे शिफ्ट कर सकते हो, कंपटीशन फोकस वगैरह जो आपने बताया। मैंने पढ़ी नहीं है, बट मुझे पता है कि जो भी ईयरली हाफ ईयरली मैगजीन होती है ना, हाँ, लेकिन अगर आपको पीटी सच में सॉल्व करने में डिफिकल्ट लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, तो आप कंपटीशन फोकस पे जा सकते हो। मार्केट में एक बार 3-4 मैगजीन्स को पकड़ो, हर मैगजीन तकरीबन सारा कवर करती है। आपको देखना है कि आपको किसकी लैंग्वेज अच्छी लग रही है। देखो ये मैगजीन सालों साल से है मार्केट में,
अभी विजन वगैरह का नाम भी नहीं था जब ये मैगजीन मार्केट में थी, और इससे लोगों को क्वालिफाई करते थे। 3-4 किस्म की करंट अफेयर मैगजीन आपको मिलेगी, उठा लो, सबको बुक स्टैंड पे देखो, 1-2 घंटा बिताओ वहाँ पे, सबको सर्च करो, जिसकी लैंग्वेज सब कुछ आपको देखने में अच्छी लग रही है, जिसका फॉर्मेटिंग बहुत मैटर करता है, किस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जा रहा है, फ्लो चार्ट डायग्राम में कि सिंपल पैराग्राफ फॉर्म में कि सिंपल कैसे, वो फॉर्मेट आपको देख के अच्छा लगना चाहिए और वो इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करने में आसानी होनी चाहिए। कोई एक हम कोशिश करेंगे कि एक रैपिड फायर पूरे साल का हम पूरा करवाएं आप लोगों को। मॉर्निंग जी, तो रैपिड फायर जोन हम एक करवाएंगे जरूर, जिससे आपका मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर फैकल्टी, हर सब्जेक्ट की फैकल्टी, एनवायरनमेंट की फैकल्टी एनवायरनमेंट करेंगे, पॉलिटी की फैकल्टी पॉलिटी का करेंगे, इकोनॉमी की फैकल्टी इकोनॉमी का करेंगे। इकोनॉमी का तो हमने करंट अफेयर तकरीबन कर ही लिया, बस इकोनॉमिक सर्वे रह रहा है, बजट तो हमने कर लिया, इकोनॉमिक सर्वे और स्कीम्स, ये 2 चीजें रह रही हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका नंबर 3 स्टैटिक पार्ट। स्टैटिक पार्ट में आपको जिन लोगों ने जहां से पढ़ रखा है, पहले तो जहां से भी पढ़ा है वहीं से रिवीजन करोगे। जहां आपने 1-2 बार पढ़ रखा है, चाहे वो क्लास नोट्स हो चाहे वो बुक हो, जहां से आपने 1-2 बार पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करोगे, कोई नया नहीं पकड़ोगे। जो चीज आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी, क्या एज है आपकी? नॉट बॉर्न बिफोर है वो, आफ्टर है, हाँ सॉरी आप आफ्टर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपकी एज ऑफ बर्थ क्या है? वहां पर लिखा है 1 जनवरी 2002। अच्छा, अब हाँ फिर तो आप एलिजिबल नहीं हो पाए, तो ठीक है, आप अगले साल अच्छे से प्रिपेयर करो, और क्या है, ठीक है। सो स्टैटिक पोर्शन जिन लोगों ने अभी तक जहां से भी पढ़ा है, एनवायरनमेंट जहां से पढ़ा वहीं से, चाहे वो क्लास नोट हो चाहे वो बुक हो, इकोनॉमी जहां से वो वहीं से, उस चीज को डबल ट्रिपल 4 बार रिवाइज करना अच्छा है, विद रिस्पेक्ट टू ये कि आपको जोश आ गया, आपको इंटरेस्ट आ गया तो आप कोई नई किताबें पढ़ रहे हो, वो नहीं। जिन लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा उन लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि एक जीएस की छोटी किताब जो छोटी वाली आती है वो पकड़ लो। मैं रिकमेंड करता हूं तरुण गोयल, इसलिए नहीं कि मैंने कोई कमीशन खाई है उनकी, इसीलिए कि स्टार्ट करने वाले को क्लास में तो होगा ही, अगले 2-3 महीने में, 2-2.5 महीने में हम सिलेबस खत्म करेंगे पूरा प्रीलिम्स का। नए लोगों के लिए, पुराने लोगों का तो खत्म हो ही गया ऑलमोस्ट। आपका क्या क्या रह रहा है? एनवायरनमेंट आपका हो चुका है, आपका पॉलिटी चल रहा है, इकोनॉमी तकरीबन खत्म ही है, उसके बाद रहा आपका हिस्ट्री मॉडर्न रह रहा है आपका, वो ज़्यादा बड़ा है ही नहीं, आर्ट एंड कल्चर रह रहा है, वो हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, ये 2 चीज़ें मॉडर्न की आपकी रह रही हैं, ये भी अब 1 महीने में खत्म हो सकता है। ज्योग्राफी कहाँ पहुंची आपकी? ड्रेनेज सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी का भी उतना ज़्यादा, क्लाइमेटोलॉजी खत्म हो गया ना, ओशिनोग्राफी खत्म हो गया, ओशिनोग्राफी बहुत छोटा है, 5-6 लेक्चर्स का है, वो भी उससे भी कम में हो जाएगा, क्लाइमेटोलॉजी मेन बड़ा है। उसके बाद आपका वोल्केनिज्म और ये सब चीज़ें हो गया, बस ठीक है, आपका मेजॉरिटी पार्ट खत्म हो चुका है। अब हम फोकस करेंगे पूरा प्रीलिम्स पे, तो जिन लोगों को जो अगर आपको रिवीजन भी करनी होगी वहां जाके कर सकते हैं उस बैच में, ठीक है। कुछ इक्का दुक्का टॉपिक्स की, तो बच्चा पीछे क्या रह गया? आप इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री का मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर, तो आप तैयार हो। अब बस रिवीजन पे फोकस करो, अब रिवीजन पे फोकस करो। हम आपको वीक में अब कोशिश करेंगे कि 2 दिन छुट्टी दे दें, ताकि क्लास का लेक्चर टाइम आधा घंटा बढ़ाएंगे और वीक में 2 दिन छुट्टी देंगे रिवीजन के लिए, ठीक है। समझ में आ गई बात? देखो 5 दिन है, आधा घंटा करके 2.5 घंटे क्लास एक्स्ट्रा हो गई, तो वो मानो कि वही बात हो गई कि एक क्लास आपकी एक्स्ट्रा थी, तो आधा घंटा बढ़ा के पर डे आपका हम 2 दिन की छुट्टी करेंगे। सही लग रहा है आपको ये चीज़? 2 दिन की रिवीजन के टाइम मिलेगा, और 2 दिन में से अगर आप तैयार हो गए तो संडे या संडे के दिन आपका टेस्ट भी होगा, चाहे वो घर से दे दो चाहे यहाँ से दे दो। मैं रिकमेंड करूंगा कि यहीं से देना, आके देना, एग्जामिनेशन कंडीशन में देना। समझ में आ गई बात? स्टैटिक पार्ट जिन लोगों ने बिल्कुल टच नहीं किया, वो स्टार्ट यहाँ तो खत्म होना ही है। सुबह मैंने लाइव सेशन लिया कुछ 6 बजे इसमें स्ट्रेटेजी के ऊपर, तो किसी ने बोला कि नहीं सर ये व्हाट अ जोक, तरुण गोयल से कब किसी का क्वालिफाई हुआ? मैं जान, उसमें बहुत इंफॉर्मेशन है, अगर कोई बंदे को वो पूरा पता है ना उस किताब के बारे में, तो काफी सारे सवाल आप कर जाओगे। हाँ, उसके ऊपर पढ़ना पड़ेगा, बिल्डअप करना पड़ेगा उसके ऊपर, लेकिन अगर आपको मैं बोलूंगा एनसीईआरटी 4 पढ़ो ज्योग्राफी की,
फिर मैं बोलूंगा आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क 11th क्लास की पढ़ो, फिर मैं आपको बोलूंगा पॉलिटी की लक्ष्मीकांत पढ़ो, फिर मैं आपको बोलूंगा स्पेक्ट्रम से नॉर्डर्न हिस्ट्री पढ़ो। टाइम ही नहीं है। अगर आप चाहते हो कि इसी बारी क्वालिफाई करना, आप लोगों ने पहले से किया हुआ है, आपको करने की जरूरत नहीं है। नजर मार लेना, रिवीजन के लिए अच्छा है, वो आपके पास पूरे नोट्स है, वो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें ऐसी जो एनसीईआरटी में भी नहीं मिलती, वो उसी से मिलती हैं। उसको लेटेस्ट वर्जन को ले लो, और उससे जो लोग नए ज्वाइन किए हैं, जो टॉपिक्स आपने नहीं पढ़े अभी, वो वहां से पढ़ना शुरू कर दो। जब क्लास में होगा तो वो एकदम जुड़ जाएगा उसके साथ, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो कोई और एक जीएस की बुक, कोई एक जीएस की बुक, समझ में आ रही बात? नहीं नहीं नहीं, उसका टाइम नहीं अभी। आपको इस बार ही प्रीलिम्स देना है, मतलब यू आर इंटरेस्टेड इनटू इट, कि आप बोलोगे नहीं सर मुझे 24 में ही करना है, इस बार देना है, तो ये स्ट्रैटेजी। अगर आप बोलोगे नहीं सर मुझे देना ही नहीं है, मुझे 24 में देना है, फिर मैं आपको बोलूंगा कि आप एनसीईआरटी ही पढ़ो। लेकिन एक बात को बताऊं, एनसीईआरटी इतना काम किया जा चुका है उसके ऊपर, चाहे वो बुक्स हैं चाहे वो इंस्टीट्यूट हैं, कि आज की डेट में एनसीईआरटी से आपको एक फायदा होता है, आपको राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। लिखना कैसे है आंसर, वो अच्छा लगता है। अदरवाइज इंफॉर्मेशन तो सारी है ही, और वैसे भी अगर एनसीईआरटी आपको पढ़नी भी है तो आप उसको एक सरसरी नजर दो, और जो नोट्स बने हुए हैं, नोट्स खुद मत बनाओ। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पॉलिटिक्स चीजें हैं। जो हिस्ट्री का पार्ट है वो है, आर्ट एंड कल्चर में सारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, जो जिसने बनाया वो तो उसी ने बनाया, रातों रात थोड़ा बदल देंगे उसको। तो वो पॉलिटिकल इश्यूज हैं। जो पेपर बनाते हैं वो एकेडमिशियंस होते हैं, उनको सख्त नफरत है इस चीज से। हिस्टोरियंस और हिस्ट्री के प्रोफेसर को सख्त नफरत है इन चीजों से कि अननेसेसरली मत करो। ये बड़ी अजीब सी बात है। आपका जो भी ओपिनियन रहा हो हिस्ट्री के ऊपर, वो पॉलिटिकल ओपिनियन है। हम कहाँ पॉलिटिकल, उनकी पॉलिटिकल पॉलिसी थोड़ा पढ़ रहे हैं हम। आर वी स्टडिंग द पॉलिसी ऑफ मुगल्स? अगर आपका ऑप्शनल है हिस्ट्री, तब आपको पढ़नी है। वी आर नॉट फॉलोइंग एनी। ओझा सर जानते हो आप? ओझा सर के वीडियोस देखो हिस्ट्री के ऊपर, आप क्या 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 बोलते हैं वो। हमें उनकी हिस्ट्री पढ़नी है, उनने क्या क्या किया। भाई पाइबोस किसने इंट्रोड्यूस किया, जामा मस्जिद किसने बनाई, ताजमहल कब बना, कहां कहां से उसका मटेरियल लाया गया। यूपीएससी में एक नहीं 100 सवाल आपको मिल जाएंगे पिछले 10 साल में इसके ऊपर। सिकंदरा का जो सैंडस्टोन है वो कहां कहां लगा, बाहर सैंडस्टोन है, अंदर क्या मार्बल लगा हुआ है। ये सवाल बार बार आए हैं। तो अगर मुगल्स को हटा भी दिया गया, हालांकि ये सवाल फिर सुबह किसी ने लाइव सेशन में भी पूछा था, मैंने उनको यही बताया कि हिस्ट्री जो है सो है। आर्ट एंड कल्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट है आर्किटेक्चर, पेंटिंग, म्यूजिक, कथक। कथक कैसे डेवलप हुआ? अब वो गायब तो नहीं हो जाएगा ना, वो तो है, आज भी एग्जिस्टिंग है। घराना, म्यूजिक के घराना, वो गायब तो नहीं हो जाएगा। सिलसिला, वो तो गायब तो नहीं हो जाएगा, वो तो वहीं पर है, वो तो हिस्ट्री का पार्ट है, वो आज भी एग्जिस्टिंग है। बात सही है ना? सो इट विल रिमेन अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, इट विल नॉट गो अवे। ठीक है ना? दैट विल रिमेन पार्ट। सो स्टैटिक पार्ट ये आ गया आपका ये। उसके बाद आया सीसैट की प्रैक्टिस। अब ये जो स्टैटिक पार्ट है, मैंने हर फैकल्टी मेंबर को बोला है कि वो अपने सब्जेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आपको बता दे। पहले पढ़ना तो सारा ही है, लेकिन पहले क्या खत्म करना चाहिए आपको और ज्यादा फोकस क्या करना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आप पॉलिटी की बात करेंगे तो पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड पंचायती राज इन वो म्युनिसिपैलिटीज। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो बचता है वो बाद में आता है, उसके बाद बचता है जो बाद में आता है। और ऐसा भी पॉसिबिलिटी कि अगर बाकी पोर्शन को आपको छोड़ना पड़े मजबूरन, छोड़ना नहीं है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी कि उसको छोड़ने के बाद भी आप 90% सवाल कर पाओगे। ये मैं हवा में नहीं बोल रहा, पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल के पेपर एनालिसिस करोगे, यहीं से सवाल आएंगे। समझ आई ना बात? तो अब देखो, आप मेजर पोर्शन कर चुके हो, आप फंडामेंटल राइट खत्म कर चुके हो, आप फंडामेंटल ड्यूटी खत्म कर चुके हो, आप डीपीएसपी खत्म कर चुके हो, आप पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन खत्म कर चुके हो। सिटीजनशिप भी किसी हद तक इंपॉर्टेंट है। मुझे लग रहा था पिछले 5 साल जब से एनआरसी बना था असम में तो इंपॉर्टेंट है, बट नहीं आया सवाल उस पर। हो सकता है पॉलिटिकल इशू है तो इसलिए पूछते नहीं है। पार्ट 1 इसलिए इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट जेकेएस में, क्योंकि पार्ट 1 का कुछ ना कुछ लिंक है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन में। वो पावर कहाँ से ड्राइव करती है सेंटर, उसमें उसका रोल है, तो वो पार्ट 1 इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, फॉरेन टेरिटरी का मतलब क्या है, टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब क्या है,
किस तरीके से आर्टिकल 370 और पार्ट 1 की पावर्स को मिलाकर इसको तोड़ा गया स्टेट को दो हिस्सों में, दो यूटीज में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, अदरवाइज वो भी पहले इंपॉर्टेंट नहीं था। तो हर टीचर आपको अपने टॉपिक्स का रिसोर्सेज बता देगा और अपने टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट पोर्शन पहले कहां फोकस करना है वो बता देगा, डिपेंडिंग अपॉन कहां से कि भाई पिछले 10 साल में कहां से सवाल आए हैं। समझ में आ रही बात? अब सीसैट की बात करें अगर, तो मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम क्वांट से है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। चलो मान लिया आपकी प्रॉब्लम है क्वांट से, कॉम्प्रिहेंशन में आपकी एक्यूरेसी क्या है, क्या आपको पता है? क्या है एक्यूरेसी? कितने परसेंट आंसर्स आपके कॉम्प्रिहेंशन में सही जाते हैं, ये आपको पता ही नहीं होगा। आप बोलते हो आप सीसैट का रोना रोते हो सारे, ये है वो है ऐसा है। चलो मान लो क्वांट में अंग्रेजी तो आती है आपको, कितने सालों से पढ़ते आ रहे हो, तो आपको कॉम्प्रिहेंशन की एक्यूरेसी क्या है? वही तो मैं बोलता रहता हूं, व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड कैन नॉट बी इंप्रूव्ड। अगर आपको पता ही नहीं है कि कॉम्प्रिहेंशन के 50 सवाल जब हम करें तो उनमें से कितने परसेंट सवाल सही जाते हैं, तो आप कैसे बोल सकते हो कि आपको सिर्फ मैथ से प्रॉब्लम है? आपने साइकोलॉजिकल इमेज बना ली कि हमें नहीं करना ये। तो सबसे पहले तो आप लोगों में से सबको फोकस करना चाहिए कॉम्प्रिहेंशन पे। मेरे हिसाब से तकरीबन 30 सवाल, जेकेएस 2023 में 2022 में 28 सवाल थे, तकरीबन 28 सवाल थे। यूपीएससी 2022 में तकरीबन 30 सवाल थे, ऐसा कुछ था। तो 30 क्वेश्चंस के करीब कॉम्प्रिहेंशन से आ रहे हैं आउट ऑफ 80 या आउट ऑफ 100। तो 30 क्वेश्चंस मल्टीप्लाई बाय 2 करो, 60 क्वेश्चन तो वही हो गए। आपको क्वालिफाई करने के लिए कितना चाहिए? 70s में 67 चाहिए आपको, 70s के करीब। तो इतना बड़ा पोर्शन तो वहां से ले सकते हो आप। तो मेरे हिसाब से जिन लोगों को लगता है कि यार सीसैट में प्रॉब्लम है, सबसे पहले सीसैट में फोकस ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्लासेस फिर से होनी है नए बच्चों के लिए, पुराने बच्चे भी बैठना चाहिए तो बैठ सकते हैं। पिछली बार अच्छे से समझ में आया था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आज जब मैंने आपको बोला ना ये वाला प्रक्रिया करने के लिए, ये वाली, इस प्रक्रिया में आप जब सीसैट का पेपर करते हो तो फिर आप एनालाइज करो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से मेरे कितने सही गए और क्या गलत मैंने सोचा, क्योंकि उसमें दो ऑप्शन बहुत सिमिलर होते हैं, बहुत सिमिलर। अब जो उसमें कीवर्ड्स होते हैं, व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल कंक्लूजन, व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल एजम्पशन, व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल कोरोलरी, ये वर्ड का अगर मतलब आप समझ जाओगे तो आपको आंसर निकालना आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर पूछिए एजम्पशन क्या है, तो एजम्पशन कभी भी पैराग्राफ में मेंशन होती ही नहीं है। तो जो ऑप्शंस पैराग्राफ में मेंशन होंगे, जो ऑप्शन उन्होंने पैराग्राफ से उठा के डाल दिया ऑप्शन में, तो वो आंसर नहीं हो सकते। एजम्पशन का मतलब इट इज अज्यूम्ड, इट इज अज्यूम्ड, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको बोला है कि एक बिल्डिंग से बहुत लोग भाग रहे हैं और फायर ब्रिगेड वहां आया हुआ है और लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो एजम्पशन क्या है? कि आग लगी हुई, फायर ब्रिगेड और किसी काम से तो आएगा नहीं। तो जो चीज मेंशन नहीं है पैराग्राफ में, तो आप पैराग्राफ को पढ़ के एज्यूम करो, अच्छा ऐसा हो रहा है। समझ में आ गई बात? फॉर एग्जाम्पल आपको लिखा होगा आफ्टर अ लार्ज सेल डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड क्रैक्स इन द बिल्डिंग देयर वाज अ लॉट ऑफ डेथ टोल, तो क्या एजम्पशन है? अर्थक्वेक। दिस इज मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो एजम्पशन जब पूछेगा तो आपको वो चीज नहीं देखनी है जो मेंशन है, जो नहीं है वो। अच्छा, मोस्ट लॉजिकल कोरोलरी, कि इसके बाद क्या फॉलो होगा। मोस्ट लॉजिकल कोरोलरी है कि उनको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और रिहेबिलिटेशन रेस्क्यू किया जाएगा, जो मेंशन नहीं है पैराग्राफ में। कोरोलरी मतलब आप फॉलो क्या करना चाहिए हमको, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखनी चाहिए कि आपको सीसैट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कितनी आपकी एक्यूरेसी है। इसमें एक्यूरेसी को बढ़ाओ, इसमें एक्यूरेसी बढ़ाना आसान है। इसमें आप दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दोगे, दो ही में फंसोगे। उस दो से कैसे बचना है वो आपको सीखना है। उसके बाद अगर रीजनिंग, एलआर इतना मुश्किल नहीं जितना क्वांट है। सिलोजिज्म, ऑल डॉग्स आर कैट्स, ऑल कैट्स आर डोर, ऑल डोर्स आर मैंगोज, उतना मुश्किल नहीं है, वो आसान है। अगर आप ढंग से करोगे और विन डायग्राम बनाना आपको आती है, आप कर लोगे, आसान। उसके बाद स्टेटमेंट कंक्लूजन, दो स्टेटमेंट दी तो कंक्लूजन क्या होगा? ओनली वन फॉलोज, ओनली टू फॉलोज, नाइदर वन नाइदर टू फॉलोज, ये वाले आसान है ये भी। उसके बाद आप क्वांट पे आ जाओ, पॉइंट पे। इसमें एटलीस्ट कुछ टॉपिक्स पे महारत हासिल कर लो। अगर सारा नहीं करना कोई बात नहीं है, कुछ टॉपिक्स पे, क्योंकि ये आपका फेल सेफ है, ये पैराशूट है। अगर यहां थोड़ा बहुत इक्का दुक्का क्वेश्चन की कमी रह गई
तो यहां से बच जाओगे, क्योंकि इसका आंसर जो आएगा वो सही आएगा। यहां दोनों जगह गलती कर सकते हो आप, या तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करोगे या तो नहीं करोगे, या तो आपको आता होगा तो नहीं आता होगा। सॉल्व करोगे, अगर आपने कैलकुलेशन सही लगाई तो आप सही आंसर पे पहुंच जाओगे। तो इस चीज को, सीसैट को सिर्फ एक चीज से इंप्रूव किया जा सकता है, प्रैक्टिस। तो वीक में अपने लिए कुछ आवर्स डेडिकेट करोगे कि हमें इतने घंटे सीसैट में वीक में देने हैं। अब वो आप तक है कि आप 6 घंटे दो, हर दिन 1 घंटा दो, या फिर एक दिन में 2 घंटे दो, डिपेंडिंग अपॉन आपकी किस जगह पर क्या हालत है। बात समझ में आ रही है? तो वीकली आवर डिसाइड करो, और वो वीकली आवर्स कितने होने चाहिए इस बात पे डिपेंड करेगा आप कितने पानी में हो। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? सीसैट आपको क्लास में तो करवा ही रहे हैं ना, वहां से नहीं कर रहे आप? किस किस को समझ में नहीं आ रहा सीसैट? रीजनिंग में समझ नहीं आ रहा? अभी क्वांट की हो रही है, क्वांट में समझ नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, इसमें हम बात करेंगे सर से, आपको डेडिकेटेड क्लासेस लगाएंगे 3-3 घंटे की, ठीक है ना। सीसैट का बेसिक प्रॉब्लम ये है कि आपका सिलेबस जीएस का बहुत बचा हुआ है ना। अब हम इतना पुराने वाले बैच को देखो, अब कहीं जाके हमको लग रहा है कि अप्रैल के एंडिंग तक या फिर मई की फर्स्ट वीक तक जीएस का सिलेबस खत्म होगा, उसके बाद तो सीसैट टाइम ही टाइम है। देखो मैथ्स और रीजनिंग इसका ऐसा है कि प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। फॉर्मूला दूसरा बंदा भी यही बताएगा, पहला बंदा भी यही बताएगा, फर्क सिर्फ इतना है कितना इंटरेस्टिंग वे में बताएगा, उसमें कोई खास फर्क नहीं होगा टीचर में। ये हो जाएगा कि कोई बात नहीं, आपको हम डेडिकेटेड क्लासेस करवाएंगे, 3-3 घंटे की क्लासेस लगातार सीसैट की। सीसैट बच्चे वैसे ही होता है। सीसैट में अगर आप जीएस को आप वो नहीं कर सकते, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते उसके लिए, लेकिन हाँ अगर आप में से मैक्सिमम लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे सीसैट में, तो आपकी डेडिकेटेड क्लासेस करवाएंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो 3-3 घंटे की क्लासेस रखेंगे एक साथ, जिसमें प्रैक्टिस भी होगी, ये भी होगा, फिर 2-2 घंटे की क्लासेस रखेंगे लगातार, ठीक है ना। ये समझ में आ गया? ये क्लियर है? आगे बढ़े। तो सीसैट हो गया, स्टैटिक पार्ट हो गया, ऑप्शन हो गया। टारगेट क्या रखना चाहिए आपको? टारगेट रखना चाहिए आपको 100+ मार्क्स इन जीएस। 100+। अब इस वक्त कट ऑफ बनाना तो इम्पॉसिबल ही है, कट ऑफ नहीं बता सकते आप जब तक ये ना पता चले कि कितने बच्चे बैठे एग्जाम में, उसके बाद लेवल ऑफ एग्जामिनेशन कैसा था और सीसैट कितनों का फेल हो रहा है, उसके बाद आप बता सकते हो कट ऑफ क्या है, उसके बाद बता सकते हो कट ऑफ क्या है। उसके बगैर कट ऑफ बताना पॉसिबल नहीं है। तो ये सब लिख दो आप, इस चीज को सबको लिख दो, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ एक चीज़ और, अगर आप एक तो डेली बेसिस पे, हाँ देखा मैं एक चीज़ मैंने तो मिस कर ही गया, टेस्ट सीरीज। हर वीक में 2 टेस्ट, जिस भी टॉपिक पे आपको टेस्ट देना है वो यहाँ अवेलेबल है, आगे जाके मांग लो, प्रिंट आउट ले जाओ और पीछे बैठ जाओ। अब यहाँ पर आप सभी को अपने लिए एक टाइम टेबल बनाना है। जो क्लास में चल रहा है वो तो साथ में रखो ही रखो, बट जो हो चुका है उसकी रिवीजन और उसका टेस्ट, जो हो चुका है उसका एक शेड्यूल बनाओ। हमारा शेड्यूल ऑलरेडी तैयार है,
वो शेड्यूल का आज ले लो मानसी मैम से, देखो कि अगर वो आपको सूटेबल लग रहा है वो शेड्यूल, अगर नहीं लग रहा है उसको चेंज करो अपने हिसाब से। नहीं मैं पहले पॉलिटी का दूंगा, मैं पहले इकोनॉमी का नहीं दूंगा, नहीं मैं पहले ज्योग्राफी का दूंगा, मैं पहले हिस्ट्री का नहीं दूंगा। हमारे सारे पेपर तैयार हैं फुल सिलेबस तक, 30+ टेस्ट हैं, उसको पकड़ लो, देना शुरू करो। चाहे वो नहीं भी देने अगर तो मान लो 2 मिनट के लिए, अगर कोई नेशनल का देना आपको दे दो नेशनल का ही, बट शेड्यूल बना के कि इस वीक मैं पॉलिटी के 2 टेस्ट दूंगा, अगले वीक में पॉलिटी का 1 टेस्ट और दूंगा, साथ में इकोनॉमी का दूंगा, अगले वीक में हिस्ट्री का दूंगा, अगले वीक में इसका दूंगा, और पूरे अगले 2 महीने का शेड्यूल। 2 महीने में कितने टाइम आगे? 8 वीक्स, 8 × 2 16 टेस्ट। 16 टेस्ट आपके खत्म होने चाहिए विदाउट डाउट। अगर इससे ज्यादा कर सकते हो और भी अच्छी बात है, लेकिन रिवीजन नहीं हो पाएगी इतनी, तो 2 टेस्ट वीक में करना जरूरी है। आप सिलेबस रखो टारगेट कि इतने वीक के पहले 3 दिन में मैं ये सिलेबस खत्म करूंगा। अगर 80% सिलेबस भी होता है, 70% भी होता है, 40% भी होता है, टेस्ट फिर भी दो, टेस्ट फिर भी दो। बिलीव मी, इस टाइम आपको ये चीज सही नहीं लगेगी कि मेरा सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, मुझे मार्क्स कम आएंगे, लेकिन वो पेपर देने से जितना फायदा है उतना नुकसान नहीं है। टाइम वेस्टेज मत समझो बिल्कुल भी इसको। मैक्सिमम लोग लगे अरे यार रिवीजन कर लेते हैं पहले पेपर, तो सिलेबस कंप्लीट हो ही नहीं रहा है। मेरे कहने पे ये बात मान लो। कार्तिक साहब कहाँ बिजी हैं आप? किस चीज के बारे में? अरे बाद में करना है, इसको इंपॉर्टेंट चला है कार्तिक। मैं गला सुखा रहा हूं आपके चक्कर में, आप मैसेज कर रहे हो। ठीक है, देखो इधर हर वीक में 2 टेस्ट चेक होंगे। ये मत सोचना कि हमने बोल दिया आप नहीं करोगे तो हम चेक नहीं करेंगे। यहां देने पड़ेंगे, यहां आके देने पड़ेंगे आपको, और हमें दिखाना पड़ेगा आपकी प्रोग्रेस क्या है, ताकि हम अकॉर्डिंगली इनपुट दे सकें। समझ में आई बात? जिस दिन क्लास होगी उसी दिन आप डिसाइड करोगे कि हम टेस्ट देंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, वेंसडे को एक टेस्ट, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को एक टेस्ट। अब डेट्स आप ऊपर नीचे कर सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन वीक में 2 टेस्ट होने चाहिए, वीक में 2 टेस्ट होने चाहिए। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, टेस्ट देने पड़ेंगे, यहां आके देने पड़ेंगे, ऑप्शनल नहीं है ये बात मानो। जो लोग टेस्ट में रेगुलरली आएंगे हमारा फुल सपोर्ट है, जो लोग नहीं आएंगे बोलेंगे जाओ क्लास करो निकलो, हमारा कोई सपोर्ट नहीं है। सीरियस होना शुरू हो जाओ। अब साथ में वीक में 2 टेस्ट तो है ही हैं, करंट अफेयर के डेली बेसिस पे आपको 10-10, 20-20 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। वो मैंने बहुत पहले से बोलता आ रहा हूं, मैं आज की बात नहीं। ये मत बोलना सर आप इतना लोड डाल रहे हो सर पे, मैं आज नहीं बोल रहा था, मैं पिछले 3 महीने से बोलता आ रहा हूं। डेली बेसिस पे 10 क्वेश्चन करो, सुबह उठते और शाम को उठते। हमारे चैनल पे भी डेली बेसिस पे आते हैं, और बाकी ऑनलाइन भी बड़े सारे चैनल जो पढ़ाते हैं, जहां से भी पढ़ना है डेली बेसिस पे सुबह 10 क्वेश्चन, शाम को 10 क्वेश्चन। और मंथ वाइज आप लोगों को मंथ वाइज MCQ चाहिए करंट अफेयर के, मैं डलवा दूंगा ग्रुप में। शुरू करेंगे फ्रॉम मार्च 2023 से लेकर, फिर मार्च के पीछे फरवरी 2023, फरवरी के पीछे जनवरी 2023, उसके पीछे दिसंबर 2023, उसके पीछे चलते जाएंगे। उसको डेली बेस पे करते रहो, ठीक है। उसके बाद एंड पे जो मैंने आपको बहुत पहले 10,000 MCQ की बुक बोली हुई है, एक बार नहीं 10 बार बोला था। जब तक आप एग्जाम में बैठोगे आपने कम से कम एटलीस्ट इस बुक में से और आपके टेस्ट पेपर मिला के, देखो 16 टेस्ट तो आपके 2 महीने में होने वाले हैं, अगला बचा 1 महीना पूरा, 1 महीने से ज्यादा ही बचा, यानी 14 अप्रैल से लेकर 14 जुलाई तक 3 महीने पूरे हैं। और एग्जाम कब है? 23 जुलाई। तो आपका जो अगला महीना बचेगा यानी 14 जून से लेकर 14 जुलाई तक, उस महीने में आपके पास 4 वीक और हैं। तो उस 4 वीक्स में आप 4 फुल सिलेबस टेस्ट करोगे, होगे 20 टोटल, ठीक है। उसके बाद 20 टेस्ट में आगे 2000 क्वेश्चन है ना, 20 × 100। उसके बाद बचे ये, इसमें इस 10,000 में से कम 3,000 आपको करने हैं। ये मैं हवा में नहीं बोल रहा कि यार ये करो वो करो, मैं बोल रहा हूं इस चीज को आंखें बंद करके फॉलो करना। 3,000 MCQ सब्जेक्ट वाइज डिवाइडेड होने चाहिए, सब्जेक्ट वाइज, कि इसके इतने, इसके इतने, इसके इतने, इसके इतने। और ये 10,000 वाली MCQ वाली बुक की दिशा पब्लिकेशन की, ये टॉपिक वाइज ही डिवाइडेड है। प्लीज इस चीज को सीरियसली लेना, मैं हवा में बात नहीं कर रहा, ये करोगे प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। डॉट फॉलो करना। अब देखो, अब प्रायोरिटी वाइज देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, किसके कम सवाल आएंगे, किसके ज्यादा सवाल आएंगे। कहने का मतलब ये, नंबर 1 पॉलिटी एंड एनवायरमेंट, इन दोनों को मैं एक ही लेवल पे रखता हूं। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, इसके
ज़्यादा सवाल होंगे, तकरीबन तकरीबन 16, 17, 18, 20, 15 से 20 के बीच में दोनों के सवाल होंगे, यानी 30 सवाल टोटल इनके होंगे। नंबर 2, हिस्ट्री। एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर मिला के कम से कम 10 सवाल होंगे। पहले वो कल्चर करो जो न्यूज में रहा। जैसे कि यूनेस्को ने एक नई साइट को आइडेंटिफाई किया, इंडस वैली सिविलाइजेशन को, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया, ठीक है ना। उसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मार्केट में कि कौन कौन सा कल्चर रहा है। अभी अभी G20 के लिए आसाम में बिहू डांस हुआ। अच्छा, अभी अभी जो 26 जनवरी के दिन झांकी निकली हर स्टेट की किसी कल्चर के पार्ट की, वो किस किस की बात कर रहा था, प्रधानमंत्री ने किस कल्चर वाले एस्पेक्ट को कवर किया मन की बात में, ये सब आगे कल्चर का इंपॉर्टेंट पोर्शन, ठीक है। प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, इनमें से हमने पढ़ा, बजट में पढ़ा, पीवीटीजी पढ़ा कि नहीं पढ़ा? प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स भूल गए? वो पीवीटीजी में आज की डेट में कौन कौन सी ट्राइब्स आ रही हैं और उन ट्राइब्स की लैंग्वेज क्या है, ये आगे करंट से रिलेटेड। उसके बाद जनरल, क्लासिकल डांस कितने हैं, क्लासिकल म्यूजिक कितना है, क्लासिकल ड्रामा क्या क्या है, ठीक है ना, ये सब चीजें। उसके बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के भी 10 से 15 सवाल। पॉलिटी, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी 5 से 10 सवाल। पहले कम आते थे, 5 तक ही आते थे, लेकिन अब कोविड के बाद बढ़ना शुरू हो गए हैं। कोई रह गया टॉपिक? करंट अफेयर, हाँ करंट अफेयर को भी आप यहीं रखो। इसके भी तकरीबन इतने ही सवाल होंगे जितने पॉलिटी, इकोनॉमी और उसके होंगे। कुछ बच गया? साइंस एंड टेक, दरअसल बेसिक साइंस आता है, साइंस एंड टेक नहीं आता। बेसिक साइंस के सवाल आते हैं जिसमें वो किससे कौन सी डिजीज होती है, रिकेट्स क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस क्या है। जो साइंस एंड टेक आप बोल रहे हो वो करंट का पार्ट होता है। कोई मिसाइल नहीं लॉन्च की, कोई नासा का नया प्रोजेक्ट हुआ, कोई लेजर इन्फर्मोरेटर है, कोई लीगो है इंडिया का, कोई नया फॉर एग्जांपल रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च किया नासा ने, कोई आईआईटी मद्रास ने कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप की, तो वो करंट का पार्ट है। जो साइंस एंड टेक आप बोल रहे हो वो बेसिक साइंस है। बेसिक साइंस क्या है? वही जो हम 10वीं 12वीं में पढ़ते थे। और कुछ सवाल ऐसे होंगे जो बेसिक साइंस होने के बावजूद भी किसी को नहीं आएंगे। जैसे कि एक बार यूपीएससी में सवाल आया कि ब्रोमिनेटेड ड्रिंक्स क्या होती हैं जी। ब्रोमिनेटेड ड्रिंक्स, वो था सवाल किस पे? कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर। उसमें ऑयल भी होता है, कभी पता था आपको? मुझे भी वो सवाल अटेम्प्ट करने के बाद ही पता चला कि कोल्ड ड्रिंक में ऑयल भी होता है। हाँ, टायरोफॉर्म, टायर जो है, टायर किस मटेरियल के बनते हैं, ये इतने बेसिक इंफॉर्मेशन है, आप कलेक्ट नहीं कर सकते सारी, ठीक है ना। इसका एक ही तरीका है, बेसिक साइंस कवर करो और करंट अफेयर कवर करो। जो डिफिकल्ट होगा वो किसी को नहीं आएगा वैसे भी, और किसी को आएगा भी तो उससे कट ऑफ डिटरमाइन नहीं होगा। बात समझ में आ गई बात? तो अब टॉपिक वाइज जो स्ट्रैटेजी है वो हर कोई टीचर अपने लेवल पे खुद बताएगा आपको। मैं इकोनॉमी का बता रहा हूं, ठीक है। लिख दिया सबने? ये लिखा, ये और ये भी। आप लोग जो नए आए हो ना, आप भी और आप भी, और कोई नया आया हुआ है? और कोई नहीं ना? आपको और भी कोई था ना नया आया? वो कौन था? वो आज क्लास में नहीं आया। वो जीएस की बुक खरीद लेना, फौरन उसको काम करना शुरू करो, ठीक है। और जिनने दिशा की बुक अभी भी नहीं ली है, मेरे 6-7 महीने कहने के बाद भी कम से कम अब ले लो। कौन से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली चलेंगे। देखो यहां तक कि प्रीवी एमसीक्यू कोई भी हो, कितने भी बेसिक लेवल का हो, वो आपको किसी बड़े लेवल के सवाल को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं जेकेएसएसबी की, उसमें सवाल आया था डंपिंग क्या है। डंपिंग पढ़ा हमने? क्या है डंपिंग? उस पे लगती है एंटी डंपिंग ड्यूटी,
पढ़ा ना। अब जिन लोगों ने पहली बार सुना डंपिंग तो उन्होंने वहीं से सीख लिया। और होता क्या है, एक कंसेप्ट को डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में पूछ लेता है और अक्सर आपको वो लैंग्वेज समझ में नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल मैंने केएस का आपको जीडीपी का सवाल दिखाया था कि जीडीपी डज नॉट इंक्लूड लेजर टाइम। अब ये पढ़ा तो हमने कहीं पर नहीं था, लेकिन ये अंडरस्टूड था कि जीडीपी सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को कैलकुलेट करता है। लेजर टाइम कब आ गया? किसी कंट्री में अगर 21 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी है यूएसए में जैसे, तो क्या हमें उससे ये पता चल रहा है कि लोग वहां कितने बेले बैठे हैं? नहीं पता चल रहा। कुछ लोग बहुत बिजी होंगे, कुछ लोग रास्ते पे पड़े हुए होंगे, वो बताना मुश्किल है। वो पता चलता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और क्वालिटी ऑफ लाइफ और लिविंग इंडेक्स वगैरह से, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस उस कंसेप्ट से। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इकोनॉमी का सोर्सेस क्या क्या है। जिस हिसाब से सवाल आ रहे हैं उस हिसाब से जितना भी मैंने अभी तक पढ़ा है, पढ़ना तो सारा ही है, लेकिन ये है कि एटलीस्ट केएस में जो आपका ये शेयर मार्केट वगैरह है ये कम पूछा जा रहा है, यूपीएससी में तो बहुत पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जितना मैंने आपको पढ़ाया अभी तक दैट इज ऑल इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट जो आपके मेन से कंपोनेंट है। इकोनॉमी, इकोनॉमी में नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी वगैरह, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो भी है बेसिक लॉ डिमांड ऑफ सप्लाई, सप्लाई डिमांड, एमएसपी, सब्सिडी, एमएसपी पॉलिसी कौन डिक्लेयर करता है, एमएसपी की वैल्यूज कौन सजेस्ट करता है, कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सी मिनिस्ट्री है, सब्सिडीज अभी आज की डेट में इस बजट में किस किस चीज को सब्सिडी दी गई, कहां पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ, कितने करोड़ लोगों ने उससे फायदा उठाया। याद करो एलपीजी सब्सिडी के डेटा पढ़े हमने बजट में, हर घर नल से जल के डेटा पढ़े हमने। ये सारा क्या है, ये सोशल सेक्टर इनिशिएटिव में आता तो इकोनॉमी का पार्ट बन जाता है। नरेगा में कितने लोगों को जॉब मिली, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कितने लोगों को सब्सिडी मिली, कितने ईएमआई से मिली, 2-2 हज़ार की 3 ईएमआई से मिली, है ना, कितना करोड़ सरकार से खर्चा कर चुका है अभी तक। उसके बाद आ गया आपका नंबर 6 इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। नंबर 7 स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स। ये गवर्नमेंट स्कीम्स ना सिर्फ इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि हर किसी सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी के लिए स्कीम जैसे इस बारी प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में बताया गया फिर से बजट में, हालांकि 2014 की स्कीम है लेकिन न्यूज़ में आ गया दोबारा, तो वी हैव टू स्टडी अबाउट इट। उसके बाद डिजिटल इंडिया, यूपीआई, यूपीआई बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन है? वेरी गुड, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट बॉडी है या फिर स्पेशल पर्पस व्हीकल है या फिर प्राइवेट बॉडी है? किन्होंने बनाई है? गवर्नमेंट ने बनाई है? किसने बनाई है? ये बैंक्स ने मिलकर बनाई हुई है, एक बार सर्च कर लेना उसके ऊपर। गवर्नमेंट का भी रोल है बट मेनली बैंक्स की कन्वीनियंस के लिए गया है। ये क्यूआर कोड, इसके रिलेटेड बताओ। अच्छा, अब एक ऑर्गेनाइजेशन, एक वेंचर, एक कंपनी
टाई अप कर रही है सिंगापुर की एक कंपनी के साथ ताकि यूपीआई पेमेंट सिंगापुर में भी चले। ये कौन सी कंपनी है? अभी अभी किस पेमेंट बैंक को अप्रूवल मिला? समझ में आई बात? अब जो यूपीआई पे टैक्स लगने वाला है ये कैसे लगेगा? ये वॉलेट पे लगेगा कि छोटी ट्रांजैक्शन पे लगेगा? अप टू 2000 लगेगा कि 1500 लगेगा? ये करंट अफेयर का पार्ट है। ये सवाल ऐसे बनेंगे। समझ में आ गई? कार्तिक साहब बड़े खुश हैं आप, क्या चक्कर है? आप हंसी जा रहे हो क्लास में, लगता है आपने सोच लिया कि इस बार तो क्वालिफाई करना है, अब मेरा टाइम आ गया। हाँ नहीं, अच्छी बात है, एटीट्यूड रखना अच्छी बात है। अगर हाँ अच्छी बात है, अगर आज हो तो फिर आज ही पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अच्छा मूड है तो पढ़ाई शुरू कर दो। कल आपका मूड बड़ा खराब था तो उसका इस्तेमाल करो अच्छा, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम का एक अलग डॉक्यूमेंट आएगा, पूरा डॉक्यूमेंट ही अलग। गवर्नमेंट स्कीम में 3 चीजें देखनी जरूरी हैं, किस मिनिस्ट्री के अंडर है और उस मिनिस्ट्री की किस डिपार्टमेंट के अंडर है। फिर बेनिफिशियरी कौन है इसके, यानी किन लोगों के लिए है, उसकी एज ग्रुप क्या है, उसका इनकम लेवल क्या है, जो लोग इसमें एलिजिबल होंगे। और इसमें बेनिफिट्स मिल क्या रहे हैं। मिसाल के तौर पर सेहत स्कीम है, गोल्ड कार्ड आयुष्मान भारत के अंडर अप टू 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है, ये उसका बेनिफिट है। किन को मिल रहा है? जम्मू कश्मीर में सभी को मिल रहा है, ऑल ओवर इंडिया ऐसा नहीं है। उसके लिए एलिजिबिलिटी है, इनकम क्राइटेरिया है, उसके साथ में एंड पे बेनिफिट्स क्या है वो देखना है आपको। फॉर एग्जाम्पल एक बार यूपीएससी में सवाल पूछा, अटल पेंशन योजना इज एलिजिबल फॉर, इनमें से कौन सा एज ग्रुप अटल पेंशन योजना के लिए एलिजिबल है? तो एज ग्रुप पूछा था, ठीक है ना। और अब लास्टली जो सब में आपको फॉलो करना है वो है इंस्टीट्यूशनल कंटेनमेंट। ये दरअसल कहीं लिखा नहीं है, ये मैंने नाम दिया है इसको। सारी मिनिस्ट्री को खोल कर उसके अंदर डिपार्टमेंट को देखकर उसकी स्कीमें देखकर। अब इसमें एक फायदा है आपको एक जगह से, जो सरकारी डॉक्यूमेंट है वो है पीआईबी का ईयर एंड रिव्यू। पीआईबी सर्च करोगे, पीआईबी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ईयर एंड रिव्यू, तो पूरे साल में जो ईयर एंड रिव्यू हुआ होगा तो उसकी जिस्ट आपको 1-2 पेज पे बता देगा। ये तो सारी स्कीमें, सारा डिपार्टमेंट वगैरह सब बता देगा। सिमिलरली आप लिखोगे पीआईबी ईयर एंड रिव्यू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, पीआईबी ईयर एंड रिव्यू मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, सॉरी फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये वहां पर सोर्स है। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो बाकी जो सब्जेक्ट के क्राइटेरियाज हैं वो टीचर आपको बताते रहेंगे। विल बी रेगुलरली हियर, और आपकी हम जो भी किस्म की आपको हेल्प चाहिए करेंगे, ठीक है ना। ये हर डिपार्टमेंट का अलग आएगा 1 साल का, उसमें सब करने की जरूरत नहीं है, नॉट एवरीथिंग। जो आपको ऊपर से याद रह पा रहा है उसको देख लो। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कहीं और नहीं मिलेंगी, सिर्फ यहां मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का देखोगे तो उसमें लिखा होगा कि हाँ भाई ये वाले रैमसर को साइट्स को दे दिया, इतने 75 बन गए अब। अच्छा ये स्कीम लॉन्च कर दी गई। अच्छा जी नमीबिया से टाइगर लाए गए थे, और कहाँ से लाए थे? साउथ अफ्रीका से लाए थे। और अब इंडिया टाइगर किसी नेशन को दे रहा है, ट्रांसलोकेट कर रहा है। जैसे हमने चीता को लाया ना, किस कंट्री को दे रहा है? कंबोडिया। हाँ क्यों? टाइगर रेंज कंट्री में आता है वो। और मुझे बताओ टाइगर रेंज कंट्रीज में से एशिया में सबसे ज़्यादा टाइगर किसके पास है? इंडिया के पास 3100 समथिंग। ये अभी भी प्रधानमंत्री ने रिलीज किए स्टैटिस्टिक्स। हाँ अच्छा, मैंने फॉलो नहीं किया। अच्छा तो वहाँ
अच्छी बात है यार, कंबोडिया में अगर हमारी ट्रेन चल रही है तो। सो समझ में आ गई वो पूरी बात। अब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लर्न करने से ही सीखेंगे। जो आपका मैडम ने मैप पॉइंटिंग्स करवाई आपको ज्योग्राफी की, तो जो न्यूज़ में रहा है एरिया, यूक्रेन का चप्पा चप्पा आपको पता होना चाहिए, रशिया का आपको उस वो इलाका जो कि यूक्रेन की तरफ है वहाँ कौन कौन सी सिटीज़ हैं, कौन कौन सी रिवर्स में पता होना चाहिए। फिर नीचे आ गया आपका क्रीमियन पेनिनसुला, फिर नीचे आ गया आपका ब्लैक सी, फिर आ गया सी ऑफ मार्मरा और उसके बीच में है स्टेट ऑफ डार्डेनेलीज। उसके बाद में आ गया नीचे एजियन सी और उसके बीच में स्टेट का नाम क्या है, एजियन सी और सी ऑफ मार्मरा के बीच में क्या नाम है उसके स्टेट का, बॉस्फोरस स्टेट, बॉस्फोरस, हाँ बिल्कुल सही। उसके बाद नीचे मेडिटेरियन पूरा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पैलेस्टीन वगैरह हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो हमस कौन सी इलाके में रहता है, वेस्ट बैंक क्या है वगैरह वगैरह वो सब चीज़ें। फिर वो ऑर्डर उनका मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लिबिया, इजिप्ट, मेटल नाम से है वो, है ना। नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज सराउंड करती हैं मेडिटेरेनियन को। फिर वहाँ पे आने वाली इंपॉर्टेंट विंड्स, है ना, मिस्त्राल वगैरह, और आपका डॉक्टर विंड, वो सब चीज़ें। उसके बाद आपका ये आ गया सारगासो सी वगैरह, मतलब ये सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर, क्योंकि उस वो एरिया न्यूज़ में रहता है। अभी भी टॉर्नेडो आए, साइक्लोन है, उनका नाम क्या था, जो लास्ट साइक्लोन है उसका क्या नाम था, उसने कहाँ हिट किया, अरेबियन सी में हिट किया कि बे ऑफ बंगाल में हिट किया, कभी बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा साइक्लोन क्यों आते हैं, अरेबियन सी में कम क्यों आते हैं, उसका रीज़न क्या है। ठीक है, अब टाइम आ गया एसिमिलेशन का, अब टाइम आ गया एसिमिलेशन, जो भी अभी तक आपने पढ़ा उसको एसिमिलेट करने का, एक जगह पे लाने का, कि कनेक्शन ड्रॉ करने, ये आपस में कनेक्शन ड्रॉ करने का। सीधी बात है, जो सीरियसली लेगा इन 3 महीनों को, एब्सोल्यूट सीरियसली, वो प्रीलिम्स देगा, क्वालिफाई करेगा, मेंस लिखेगा, और बाकी सब लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन होगा। मैं बता रहा हूँ आपको, इतना दुख अपने ना होने पे नहीं होता जितना दुख तो दूसरे के होने पे होता है, और अपनी ही क्लास में जब किसी का होता है तो इंसान कहता है ओहो। और जिन लोगों का प्रीलिम्स होता है उनकी रिस्पेक्ट एकदम से इंप्रूव हो जाती है यूपीसी की। अब वो अलग बात है, वो बाद में क्वालिफाई करें ना करें, लेकिन उनको बोला था इसने मेंस लिखा हुआ है, जिसने मेंस लिखा हुआ बोला होता है, बस उनकी रिस्पेक्ट मार्केट में बढ़ जाती है। समझ गए ना, टीचर की नज़रों में भी और बाकियों की नज़रों में भी, इसलिए वो रेस्पेक्टेबल इसमें आ जाओ। और इस बार ही मेंस लिखोगे, काफ़ी चांस है कि इस बार भी हो सकता है, और खुदा ना खास्ता कुछ कमी पेशी रह गई ऑप्शनल में, तो एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर के लिए तो आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो। और सबसे बड़ी बात है, अंदर से कॉन्फिडेंस होगा कि हम कर लेंगे। ठीक है ना, नींद ना आए, देखो है तो सही दवाइयाँ, बट वो जो दवाइयाँ हैं मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वो टाइमली इलाज है। कॉफ़ी का इस्तेमाल करो, और ज़्यादा कंफर्टेबल जगह पे मत रहो। अगर एसी है घर में तो एसी में मत सो, पीजी में रहो। कहाँ से आते हो आप? जानीपुर से, हाई कोर्ट से, ज़्यादा दूर तो नहीं पड़ता। प्रेफरेबली मैक्सिमम टाइम लाइब्रेरी में बिताओ, किसी भी लाइब्रेरी में। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमने खोजी तो वहीं बैठो, वहाँ जानीपुर में कोई लाइब्रेरी, वहीं बैठो, सुबह जाओ शाम को आओ, क्लास से निकल के सीधे वहाँ जाओ। घर में जाओगे, खाना अच्छे से खाओगे, पेट भर के, नींद अच्छी आएगी, एसी चल रहा होगा, बिंदास। मोबाइल चलाओगे, टीवी देखोगे, मूवी देखोगे, और जब इंसान को टेंशन होती है ना, फिर इंसान एस्केप रूट ढूंढता है, फिर एस्केप रूट में टाइम पास करता है मोबाइल पे, कि मुझे को याद ही ना आए कि मेरा सिलेबस इतना रह रहा है, मुझे याद ही ना आए। इससे अच्छा है लाइब्रेरी में बैठो। लाइब्रेरी में जितने लोग भी बैठे होते हैं उनके सामने मोबाइल चलाओगे तो आपको ऐसी नज़रों से देखोगे जैसे कुत्ते को देख रहे हैं, कि ये अगर लाइब्रेरी में इसको मोबाइल चलाना ही आना था तो यहाँ क्यों आई। हकारत की नज़रों से देखते हैं वो। गलती से आपका मोबाइल टी बच गया तो सारे आपको एकदम से ऐसे देखने लगेंगे, कौन है ये। तो वहाँ पर वो सीरियसनेस आती है कि भाई, और आपको भी टेंशन हो जाती है कि ये बंदा उठ ही नहीं रहा यार सीट से, सीट बैठ ही गई, उस पर मैल चढ़ गई इसके बैठने से, मुझे भी बैठना पड़ेगा। इस लेवल की सीरियसनेस चाहिए। आप मैक्सिमम टाइम लाइब्रेरी में बिताओ। जो लोग ये बोलते हैं कि सर हमारे घर में कंफर्टेबल है, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, कंफर्ट नहीं होना चाहिए। इसीलिए लाइब्रेरी में बिताओ। क्लास से लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से घर, घर से क्लास, क्लास से लाइब्रेरी, घर। यहां के बाद कम से कम 6 घंटे लाइब्रेरी में बिताओ। रात को लेट जाओ, लेट नहीं जाओ, घर लेट जाओ, 11 बजे जाओ, 12 बजे जाओ। बड़ी लाइब्रेरी वहां पर भी जानीपुर में है, लेकिन अब ब्राउन फैमिली को बोलो कि आप वाइट फैमिली की तरह सोचना शुरू करें, वरना हम अफ्रीकन की तरह हो जाएंगे। नो ऑफेंसेस मेंट, मतलब अफ्रीकन डेवलपमेंट की वजह से तरह से हो जाएंगे। ठीक है ना।
इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू ऑल स्टार्ट टेकिंग दिस सीरियसली। आज आपके इस प्रिपरेशन में एक नया दिन होना चाहिए, नो डाउट अबाउट इट। इट शुड बी अ न्यू डे एंड यू शुड स्टार्ट स्टडिंग इमीडिएटली। ठीक है जी, तो ये था स्ट्रैटेजी। अब हम अपना टॉपिक पढ़ते हैं आज का, दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। थोड़ा 5 मिनट ब्रेक लेते हैं, अपने आप को थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करो कि जो बातें हमने सुनी उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। इसको स्टॉप कर दो।